खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी की सियासत में महागठबंधन क्या जोर दिखाएगा, इसको लेकर हलचल तेज है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ के बूते 300 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का ख्वाब संजो रहे हैं, तो बीजेपी और मायावती की बीएसपी अपने बूते बिना किसी सहारे के सत्ता मिलना तय बता रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन राहुल और अखिलेश के लिए मजबूरी और वक्त की जरूरत है। जहां एक ओर पूरी पार्टी पर अपना कब्जा जमाने वाले अखिलेश के पास 2017 में दोबारा सत्ता में वापसी करने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस 3 दशकों से प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। बीजेपी कह रही है कि यूपी में कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है और अखिलेश बीजेपी से डरे हुए हैं, इसलिए गठबंधन के जरिए जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार को एक बार फिर यूपी में दोहराया जा सकता है? क्या महागठबंधन राज्यों में जीत का नया फॉर्मूला बन गया है? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पल पल बदलती सियासी तस्वीर अब अजीम इत्तेहाद पर आकर अटक गई है। बिहार की तर्ज पर तैयार हो रहे इस इत्तेहाद का असली मकसद है बीजेपी को यूपी के इख्तिदार से दूर रखना। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दूसरे को अक्सर कोसते रहने वाले सीनियर लीडरान जब एक साथ आ जाएं, तो इसे इत्तेहाद कहते हैं, मगर जब एक से ज्यादा शामिल हो जाए तो इसे सियासत की जबान में अजीम इत्तेहाद कहते हैं। इस फार्मूले के तहत इतना तो है कि सेकुलर वोटों को मुंतशिर होने से बचाया जा सकता है और आखिर में जोड़ तोड़ की हुकूमत का मजा भी चखा जा सकता है। मगर अक्सर इत्तेहाद में शामिल पार्टियां नशिस्तों की तकसीम को लेकर तनाज़े का शिकार हो जाती हैं, जो इन दिनों समाजवादी और कांग्रेस वहीं आरएलडी के दरमियान देखने को मिल रहा है। इंतखाबी निशान का जंग जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश दौर की शुरुआत हुई, तो नेताजी की जगह यूपी की सियासत में अखिलेश का चेहरा सामने आया और फिर इन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए अजीम इत्तेहाद का रास्ता ढूंढ निकाला। बिहार के नक्शे कदम पर बने इस इत्तेहाद में अखिलेश चेहरा है, वहीं इनकी क़यादत में समाजवादी पार्टी का अहम किरदार है, जबकि दूसरी पार्टियां इनके साथ खड़ी हैं। इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस की दिलचस्पी अपनी जीत से ज्यादा बीजेपी को रोकने में है, वहीं एसपी की दिलचस्पी अपने आप को बचाने में है, बीएसपी की दिलचस्पी अपने को दोबारा सामने लाने में है। वहीं एसपी, बीएसपी और बीजेपी सबकी तवज्जो दलितों और मुस्लिम वोटर्स पर है। ऐसे में सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगने से अक्सरियती वोट भी किसी न किसी की हिमायत में आ सकते हैं, जबकि बीजेपी का भी मुस्लिम वोटर्स को राग़िब करने की हिकमत अमली इत्तेहाद को नुकसान भी पहुंचाती है। यही वजह है कि इत्तेहाद का फार्मूला कामयाबी की जमानत है, कहा नहीं जा सकता। वहीं अखिलेश की जानिब से दिया गया ये जीत का फार्मूला कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक शर्मा मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अनिला सिंह हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। चौधरी मनोवर हसन गौर साहब, बीएसपी के लीडर, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा विजेंद्र यादव आरएलडी के नेता हैं, युवा नेता, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। तारिक सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और रिफत जावेद, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं, जनता का रिपोर्टर के संस्थापक हैं। आप सभी से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आलोक जी, आज आपके पास आऊंगा। सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा है कि भाई गठबंधन तो आपने कर लिया, आप आगे तो बढ़ गए, लेकिन आपकी उस इलेक्शन स्ट्रैटेजी का क्या, जिसके तहत आपने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे दिया था, अब क्या उसमें से 5 साल घटा देंगे? अब 22 साल की बात होगी क्या? इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह देखिए, मैं समझता हूं कि 27 साल यूपी बेहाल का जो नारा था, उसमें कहीं ना कहीं आज भी हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। 5 साल अगर अखिलेश जी के रहे हैं, उनकी कमियां जो रही हैं उसको अब मैं भी नहीं छुपा सकता और जनता भी नहीं छुपा सकती। अगर कमियां रही हैं तो वो कमियां रही हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, सामाजिक और आर्थिक ताना बाना पूरी तरह से टूट गया है। देश की अर्थव्यवस्था के चारों चक्के जो हैं, पहिए जाम हो गए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 2% नीचे आ गई है।
पिछले 70 दिन में देश के अंदर कई करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश मात्र में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। किसान अपने खून के आंसू रो रहा है। तो इस समय पर इस तरह के गठबंधन की आवश्यकता थी और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भारतीय जनता यानी आपने ये मान लिया कि कांग्रेस अपने बूते यूपी में चुनाव नहीं जीत सकती, ये तो तय है ना। रोका जाए। आप लड़ाई से एक तरह से बाहर हो गए, सीधी लड़ाई से बाहर हो गए आपने। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आपको लगा पार्टी कि जब तक साइकिल पर सवारी नहीं करेंगे तब तक कुछ मुमकिन नहीं है यूपी में। लड़ाई समीर भाई ऐसा नहीं है। क्या बीजेपी कई पार्टियों के साथ वहां पर गठबंधन नहीं कर रही है? तो क्या इसका मतलब बीजेपी कमजोर हो गई है? क्या पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर जो टाई अप हो रहा है वो टाई अप बीजेपी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी ने एनडीए में 18 पार्टियों को लेकर सरकार नहीं बनाई? देखिए 1989 के बाद गठबंधन का, गठजोड़ का जो है वो समय आ रहा है और उसके बाद से 89 के बाद से गठबंधन कहीं ना कहीं होते रहे हैं। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो आज हालात हैं देश के, उसमें कहीं ना कहीं जो तुगलकी प्रवृत्ति के लोग राजनीति के अंदर आ गए हैं, उस तुगलकी फरमान को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में तारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक सिद्दीकी साहब, इस गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को? आप लगातार कह रहे हैं कि 5 साल में इतना शानदार काम अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं है यूपी की सियासत में आज की तारीख में, उसके बावजूद भी गठबंधन की जरूरत क्यों? बिल्कुल सही फरमाया समीर साहब आपने कि आज के जो मौजूदा हालात में अखिलेश यादव जैसा चीफ मिनिस्टर पूरे इंडिया में अगर आप कंपेयर करेंगे तो नहीं मिलेगा तरक्की के एतबार से। एक साफ सुथरी शबीहा, तरक्की और सारे वर्गों का कनेक्शन किया हुआ एक लीडर है। बिल्कुल ज़रूरत हमें नहीं है। 229 सीट हमारे पास है और हम अखिलेश यादव जी के चेहरे पे 200 से 250 के बीच में जिताऊ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अवाम की अगर कोई फीलर्स आता है तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज एक अवाम के मन में बन गया है कि अगर एक से ज्यादा पार्टियां मिल जाएं और एक अलायंस या इत्तेहाद, अजीम इत्तेहाद होता है, वो अपने वोट को कंफर्म मानता है कि अब हमारा वोट सही जगह जा रहा है, हम जहां डालने वही लोग जीतेंगे। लेकिन इससे एक नेगेटिव मैसेज भी तो चला जाता है ना कि अकेले अगर आप लड़ेंगे तो आपको अपनी जीत पर यकीन नहीं है, डर रहे हैं आप। ये एक नेगेटिव मैसेज भी तो जाता है ना। नहीं, पूरा यकीन है सर। एक देखिए, जीत पे यकीन होना और साथ साथ ये एक सवाल, रिस्क फैक्टर किसी भी इलेक्शन में आप 100% नहीं कह सकते कि हम 100% जीत रही, तो आपका अपना कैलकुलेशन है। फाइनल फैसला तो आवाम का कोई फिक्स तो होता नहीं इसके अंदर। तो अगर ये एक हम ख्याल पार्टियां आने को तैयार हैं और हम ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, आवाम को ज्यादा बेहतर मुतबादिल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उतना हमें थोड़ा सा झुकना और लचकना पड़ रहा है तो लचकना चाहिए आवाम के लिए। ठीक है विजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन का हिस्सा होने जा रहा है। पेच कहां फंसा हुआ है? क्या वजह है कि ऐलान नहीं हो पा रहा है अभी तक महागठबंधन का? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, गठबंधन होगा, ऐलान तो हुआ नहीं यूपी में कुछ। अभी जो गठबंधन की जो बातें चल रही हैं वो इसलिए कि हमारी इस पार्टी को कुछ कम सीटें दे रही है समाजवादी, और कम सीटों पे हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारी भी स्थिति मजबूत है। हम किसानों के नेता हैं, हमारे चौधरी अजीत सिंह, और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। किसान और गरीब और मजदूरों की जो लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं। और सीटों का बंटवारा और बाकी तो हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो उसमें निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। मतलब डील नहीं हो पा रही अभी? जी, अभी डील कंफर्म नहीं हो पा रही अभी। ठीक है मनवर हसन साहब, अब देखिए सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरफ हो गई, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सब मिल गए। मायावती के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये गठबंधन? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और हम अपने बूते पे वहाँ पे सरकार बनाएंगे। मैं कई बार आपके चैनल पे पहले से बोल चुका हूँ। हाँ। और कांग्रेस के बारे में मैंने इसी चैनल पे कई बार बताया है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो एक नाबीना जैसी है। उसे कोई चाहिए कि उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दे, तो वो लगभग मिल गया है। हाँ। अब आरएलडी की बात कर लें। आरएलडी जब चौधरी चरण सिंह जी के टाइम में वो गए छोड़ के तो 99 सीटें छोड़ के गए थे। आज जो ना 9 सीटें हैं उनके पास। तो उत्तर प्रदेश में क्या है उनके पास क्या नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ। तीसरी जो ना
समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी है उससे खुद जो ना विश्वास नहीं अपने ऊपर कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब ये 3 फ्लॉप लीडर मिलके कोई महागठबंधन बनाए या वो चले। अखिलेश यादव को भी हिट नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। हाँ। भाई जिस आदमी ने अपने बाप के नीचे से जो ना सीट छीन ली हो, उसे जो ना उत्तर प्रदेश की जनता उस पे क्या विश्वास करेगी? हाँ। क्या विकास करेगा वो आदमी? तो अब तो पिता साथ आते हुए नजर आ रहे हैं ना, अब तो पिता भी साथ आ गए, समीर साहब, राहुल गांधी भी साथ आ गए। मैं बता दूं, मैं बोल तो रहा हूं 3 फ्लॉप लीडर मिलके क्या करेंगे। भाई राहुल गांधी जी के फादर का जो ना एक नारा था कि मैं गठबंधन की सरकार नहीं बनाऊंगा, विपक्ष में बैठना चाहूंगा। क्या मैं आलोक जी से पूछ सकता हूं? मैं आलोक जी से पूछ सकता हूं क्या ये वही कांग्रेस है? मैं आपको बता दूं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उनके पास 26 या 27 जो ना विधायक है, जिनमें से 1-2 को मैं भी जानता हूं। वो भी एक नई सीट जीती है देवबंद में, वो कई दिन से समाजवादी पार्टी के चक्कर काट रहे थे और भी कई नेता समाजवादी पार्टी के चक्कर में लगे हुए थे। समीर साहब, देवबंद से हमने माजिद आलम साहब को टिकट दिया है। उससे इतने भयभीत है कांग्रेस के जो ना कैंडिडेट जो जीते हुए हैं वहां से कि वो किसी ना किसी पार्टी का सहारा ढूंढ रहे थे। अब जाके उन्हें लगा कि ये गठबंधन हो गया तो मैं पार्टी में ही रुक जाऊं। इनके जो ये 26-27 विधायक थे ये भी चले जाते अगर ये गठबंधन नहीं होता तो, और आने वाली तो बात दूसरी। ठीक है, मैं इसमें एक चीज और बता दूं जी। अभी जो ना जो बीजेपी की बात है, मैं कई बार आपके चैनल पे अनिला जी सुन रही हैं, कई बार बोल चुका हूं कि बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं उत्तर प्रदेश में जाने का, वो रास्ता ढूंढ रही है। क्यों? अब आपको संगीत सोम ने जो ना एक रास्ता दे दिया है कि जो विकास की बात करते थे, सबके साथ की बात करते थे, आज इन्होंने बता दिया कि हम भाई उस रंग से बदलने वाले नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, झगड़े फसाद और जो है ना दहशतगर्दी के अलावा हमारे पास कोई जो ना मुद्दा नहीं है। हम इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। अनिला सिंह जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार ठीक है सरकार बना सकती है और वापस आएंगी। ठीक है अनिला जी, ये सवाल लगातार बीजेपी से पूछा जा रहा है, यूपी बीजेपी से, कि भाई आपके पास चेहरा कौन है? अखिलेश यादव की टक्कर का कोई बड़ा चेहरा क्या बीजेपी के अंदर मौजूद है? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इसका जवाब अभी तक आया नहीं और आज संगीत सोम का कांड जरूर सामने आ गया। मैं बताती हूँ सब, समीर साहब, ईश्वर ना करे कि भारतीय जनता पार्टी को कभी अखिलेश यादव जैसे चेहरे की आवश्यकता पड़े। एक पलटू मुख्यमंत्री, एक असफल मुख्यमंत्री जिसने पूरे टेन्योर में कुछ नहीं किया, फिर पारिवारिक विवाद करके, नेगेटिव मार्केटिंग करके, पिताजी की कनपटी पे बंदूक रख के, चाचा को खत्म करके आज उस कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर और साइकिल के ऊपर। ईश्वर ना करे कि कभी किसी को ऐसा पुत्र पैदा हो और कभी भी हमारे प्रदेश को इस प्रकार का मुख्यमंत्री मिले। ये तो उत्तर हुआ आपके। अनिला जी, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि भाई मजबूत नेता बनकर उभरे हैं इस पूरे विवाद के बाद अखिलेश यादव। संगीत सोम, अब तो मुलायम सिंह यादव भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, शिवपाल यादव की भी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, तो मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं वो। अब तो ये कहा जा रहा है, अब तो कहानी पलट गई। मैंने अभी समीर जी, बिल्कुल नहीं समीर जी, मैं यही तो कह रही हूं कि पिताजी की कनपटी पे बंदूक रख के और चाचा को खत्म करके, ऐसा चाचा जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको खत्म करके, पिताजी को घुटनों टिका के और उन्होंने साइकिल और पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। खुश कौन है? खुश वो है जो अखिलेश यादव की तरफ के जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं। तो मैं जी सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़वी सवाल यहाँ पर ये है ना, आज तो महागठबंधन पर बात हो रही है। एक तरफ अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े हुए हैं तो आपकी पार्टी का चेहरा कौन है यूपी में? हमारी पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। हमारी पार्टी का चेहरा हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी पार्टी का चेहरा हमारा मिशन है। हमारी पार्टी का चेहरा हमारा विजन है। बाकी पार्टी जो है चेहरों को लेकर आती है, कोई हम पिक्चर देखने जा रहे हैं या हम कोई सीरियल देख, हाँ ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जो है पिक्चर दिखाई है, नौटंकी में बहुत ऐसे कह रही है अनिला जी, जैसे कहीं सीएम पद का उम्मीदवार घोषित ही ना किया हो बीजेपी ने। जी जो है शीला दीक्षित जी जो बेचारी बैठ गई। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बाकी प्रदेशों की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने प्रदेश की बात करनी है तो मैं अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है समीर जी,
जी। आपके पैनल पे बीएसपी, आरएलडी, समाजवादी, कांग्रेस चारों के यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए, ये बहुत हिमायत करते हैं एक धर्म विशेष के लिए, क्या उसमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ये आगे लेकर आ सके? देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको जाति विशेष, धर्म विशेष की वोट चाहिए और अपना विकास चाहिए, प्रदेश का विकास नहीं चाहिए। नहीं, किसी धर्म विशेष का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर देना और किसी धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, दोनों बातें मिलाई नहीं जा सकती ना अनिला जी। रिफत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस महागठबंधन का कितना असर आपको होता हुआ नजर आ रहा है और क्या वाकई बिहार को यूपी में दोहराया जा सकता है? देखिए, हम बार बार बिहार का हवाला देते हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज थी वो सब मुत्तहिद हो गई थी, एक साथ हो गई थी। हाँ। यहाँ पे नॉन बीजेपी में एक बहुत बड़ी पार्टी है जो मायावती की पार्टी है, जो अब भी अलग है और भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि मायावती का अपना एक बेस है। और आपने ये गौर किया होगा, जो भी यूपी पॉलिटिक्स को फॉलो करती है, कि मायावती ने पिछले 5 साल में कोई भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ा, पूरा अपने ऑर्गेनाइजेशन पे वो फोकस कर रही थी। और एक बहुत बड़ी, जो अभी मैं यूपी घूम करके आया हूं, तो एक जो पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी है उसमें मायावती की एक अपनी पैठ है। रही बात जो बहुत ही क्रूशियल जो वोट बैंक, मतलब ग्राउंड लेवल पर अंडर करंट है, एक मैं बता रहा हूं कि दलितों में तो है, लेकिन जो सबसे जो पाला जो बदल सकता है वो है 20+% मुस्लिम वोट्स की। और इसी के लिए सबके बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मायावती ने ऑलमोस्ट 25% कैंडिडेट जो है मुस्लिम इस मर्तबा खड़े किए हैं। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मायावती खुलकर मुसलमानों से वोट मांग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि समाजवादी पार्टी, जिसके दौर में बहुत सारे फसादात हुए, काफी आपने देखा दादरी वाला हुआ, दादरी के कातिल को 25 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों के, जो लोगों से, मुसलमानों से मैंने बात की है, उनके जो नजरियात जो वो आ रहे हैं, वो ये सब हैं उनके बीच में, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो या बिजनौर का हो या छोटे मोटे जो भी फसादात हो। तो अब ये मुसलमान किस तरह से टैक्टिकली वोट करते हैं, क्या वो दिल्ली की तरह टैक्टिकल वोट करेंगे, बिहार की तरह करेंगे? अगर वैसा होता है तो फिर राहुल और समाजवादी पार्टी के बीच में उनके साथ आने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी एक पार्टी को बहुत बड़ी अक्सरियत मिलने वाली है। अच्छा रिफत, एक बात लगातार कही जा रही है कि अगर ये गठबंधन हो गया तो मुसलमानों का वोट भटकेगा नहीं, वो एक तरफ जाएगा। क्या ऐसा है, मुमकिन है? दोनों चीजें हो सकती है। वही मैं कह रहा था कि मुसलमान क्या देखता है, मुसलमान क्या ये देखता है कि 2 सेकुलर पार्टी आ गई है, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ जाना जरूरी है। हाँ। अगर ये सोचकर मुसलमान आता है तो फिर मुसलमान इसको वोट करेगा। अगर मुसलमान ये देखता है कि नहीं, मायावती की हालत बहुत बेहतर है इनके मुकाबले में, और वो टैक्टिकली तमाम के तमाम लोग, या मेजॉरिटी जो कही है कि मायावती के हक में अगर वोट देती है, तो फिर मायावती को अक्सरियत से मतलब लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तमाम जो खेल है ये मुसलमानों का है कि मुसलमान किस तरफ वोट देते हैं। ठीक है आलोक शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, जब से ये इस गठबंधन की बात सामने आई है, कि कांग्रेस का तो वो हाल है यूपी में कि जिससे गठबंधन करेगी वो जीरो हो जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस का दरअसल कोई यूपी में वजूद नहीं बचा था, इसलिए गठबंधन करना ही एकमात्र चारा था? क्योंकि 1989 के बाद से, जब से एनडी तिवारी साहब ने आपके छोड़ा, जब तक उनका कार्यकाल था, उसके बाद से तो कभी कांग्रेस पार्टी की वहां पर सत्ता रही नहीं। यह बात सही है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा के साथ भी सरकार बनाई, बीजेपी ने बसपा के साथ भी, बसपा ने सपा के साथ भी। हम तो पहली बार अलायंस में उतर रहे हैं। एक बार पहले हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उसमें कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे, लेकिन आज जो देश का हाल है उसमें बहुत जरूरी हो गया है कि इन ताकतों को रोका जाए जो पूरी तरह से देश को बर्बाद करने पे तुरी हैं। आरबीआई जैसी संवैधानिक संस्था का जिस सरकार ने पूरी तरह से बंटाधार कर दिया हो, उस पर अंकुश लगना जरूरी है। जहां तक बात आप कर रहे हैं कि तमाम पार्टियां और किस तरह से जाएंगे, 2012 का अगर आप देखें आंकड़ा, हमारा 12% वोट था, बीजेपी का 15 था, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हमारी 28-29 सीटें थी, इनकी 45 सीटें थी, तो कोई बहुत ज्यादा किसी को भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वजूद की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस इस देश के अंदर एक सीमेंटिंग फोर्स है। और आप देखिएगा कि बिहार में आपने देखा, आप कह रहे हैं कि सब जिसके साथ भी जाएंगे वो डूब जाएगा। बिहार में तो क्या हुआ आपने देखा ही है,
उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को सब लोग देख लेंगे कि जिस तरह से गठबंधन फॉर्मली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बहुत जल्द उसकी उम्मीद है। अनाउंस होते ही आप देखिए किस तरह से बीजेपी के अंदर खलबली मचेगी। बसपा पूरी तरह से कंफ्यूज मतलब है। आपको बिहार की कामयाबी यूपी में दोहराने का पूरा भरोसा है ना इस गठबंधन के बाद? नहीं मिल रहा। देखिए, मैं समझता हूं ये गठबंधन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश की जनता चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। खब साहब ने जो कहा कि पूरी तरह से टेक्निकल वोटिंग होती है, किस तरह से क्या वोटिंग होती है, मुझे लगता है कि मोदी जी के जितने फार्मूले थे, धर्मवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, सब समाप्त हो गए हैं इनके। आज देश की जनता पूछ रही है कि भाई जो विकास का झुंझुना था, वैसे विकास और वैसे विश्वास, वो तो वैसे विनाश हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का किसान रिफत, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? 75,000 में मैं ये कहना चाह रहा था कि दो पर्टिकुलर स्टेट्स में जो कांग्रेस ने अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ी थी, बिहार में हमने देखा कि आउट ऑफ 40 27 कांग्रेस जीती थी। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का सबसे बेहतर था। उसके अलावा आप बंगाल में देखेंगे कि सीपीएम के साथ लड़ी, लेफ्ट फ्रंट के साथ, और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर गई। सीपीएम लेफ्ट फ्रंट से भी ज्यादा सीट मिला। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस से हाथ मिलाएगी तो डुबा देगी, बल्कि पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि 100 सीटें ऐसी थी यूपी में जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स को 25,000 से ज्यादा सीटें मिली थी। और मेरे जो कांग्रेस लीडर से बात हुई है कि उनकी बड़ी कोशिश है कि वो 100 सीटें उनको मिल जाए इस शहर में। अगर वो मिल जाता है तो वो इक्वेशन बदल सकता है। मनवर हसन साहब, खतरे की घंटी है इसका मतलब ये आपके लिए? मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है उससे कोई भी डरने की उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। क्योंकि इन्होंने 60 साल तक जो राज किया, 54 साल तक मान लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं तो बीजेपी की तरह हो जाऊंगा, उसके तहत जो इन्होंने पूरे देश में किया, एक मुस्लिम समाज के साथ कि लाखों लाख लोग जो है ना इन्होंने देश के अंदर मरवाया और किसी एक आदमी को जेल नहीं जाने। आपको खुश होना चाहिए आलोक जी, खुश होइए। कांग्रेस की इतनी बात हो रही है, वो भी यूपी के चुनावों में, खुश होइए आप जी। आलोक जी मनवर साहब, इन्होंने लाखों लोग जो है ना, मैं वही कह रहा हूं कि यूपी में पूरी डिबेट हम कांग्रेस और पे किसी कर रहे एक आदमी को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और कुछ आलोक भी जी, बात नहीं आलोक सुनने सुनिए दे रहे। साहिल जी, एक सवाल एक मिनट। इन्होंने जो है ना जो भी मुस्लिम समाज के साथ किया देश में, ये सारा मुस्लिम समाज जानता है। आज जो है ना इन्होंने हाथ भी मिलाया तो उस पार्टी के साथ जिसने खुद उत्तर प्रदेश में 400 दंगे कराए। मैं समाजवादी पार्टी के अपने भाई से पूछना चाहता हूं वक्ता से कि जब धारा 144 लग जाती है, जो मेरी जानकारी में है, उसमें 4 लोग एक जगह इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते। इन्होंने 1 लाख कुछ लोगों को जो है एक गांव में मीटिंग करने की इजाजत कैसे दे दी और कैसे वो मीटिंग हो गई? ये वीएचपी के लोगों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर में बीजेपी के साथ साजिश के तहत इन्होंने दंगा कराया। एक बात समीर साहब और कहना चाहूंगा जिससे अनिला जी खुश हो जाएंगी। एक जो ना मैं लगातार जो ना जुमले सुनता हूं बीजेपी के कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। ये कल तक जब मैं सुनता था तो मुझे हंसी आती थी, यार 130 साल पुरानी पार्टी है, ऐसे कैसे जो ना कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। लेकिन अब इनके उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन से ऐसा लगने लगा है कि इन्होंने हथियार डाल दिए कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने। वाकई बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरफ जो ना तेजी से बढ़ रही है, अब इनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ठीक है अनिला जी, एक कांग्रेस मुक्त भारत ये बीजेपी का नारा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस युक्त बीजेपी अब हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्हें आपकी पार्टी बुला रही है, टिकट दिए जा रहे हैं। 35 ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं और आज बीजेपी में, यूपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या इसे यह ना माना जाए कि भाई बीजेपी के अंदर नेताओं की यूपी में कमी है, जो बात बार बार कही जाती है कि आप दूसरी पार्टी के निकाले हुए या फिर वहां से आए हुए नेताओं के भरोसे हैं? देखिए समीर जी, केवल कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भी जो राजनीतिक दल हैं, वो उसमें से बहुत सारे उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को के साथ जुड़े हैं। ये तो आप मानेंगे कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर अपना राजनीतिक दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो शामिल हो रहे हैं, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है
हमारी जो आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, और जो देश को सबसे सर्वप्रथम मान लेते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है कि ऐसे लोग जो भटक गए थे, दूसरे दलों में चले गए थे, अब हमारे यहाँ वापस आ गए हैं। नंबर एक दूसरी बात भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अब ठीक है अनिला जी, यादव जी आरएलडी के आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। यादव जी का भी सवाल सुन लीजिए, बहुत देर से वो चाह रहे हैं सवाल। अनिला जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी हो गई है कि आज जो बाहर से आपके जो कैंडिडेट आ रहे हैं आप उनको आते ही टिकट दे रहे हो? क्या आप इतने कमजोर मान रहे हो अपने आप को कि जो भी कोई टिकट मांग रहा है उसको आप टिकट दे रहे हो? कि आपके कार्यकर्ताओं में इतनी दम नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत सकें? कांग्रेस की तरह इनके पास भी कैंडिडेट नहीं है, आपके पास भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जो बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, आप लोग डरे हुए हो। और जो ये युवाओं का गठबंधन होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट एक ये भी पड़ रहा है कि आपकी पार्टी के ही बहुत सारे नेता नाराज हो गए कि जो बाहर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको तो टिकट मिल जा रहा है, और जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा था वो अपने कैंडिडेटों पे और अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो, और जो ये महागठबंधन होने वाला है इस महागठबंधन से आप डरे हुए हो। एक-एक करके ये युवाओं की सोच है, युवाओं का महागठबंधन। माननीय जयंत चौधरी जी, राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तीनों एक साथ मिलेंगे तो आप बीजेपी वाले डरे हुए हैं। अनिला जी हाँ मैं उत्तर दे दूं। यादव साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले गठबंधन हो जाने दीजिए। गठबंधन को अभी आपने डील का शब्द दिया कि अभी डील नहीं हो पाई है। मुझे मालूम नहीं है कि राजनीतिक दलों में भी डील हुआ करती है। मुझे पहली बार पता चला है कि आप लोगों की कोई डील हो रही है और तय नहीं हो पा रहा है सौदा की क्या सौदा होना है क्या नहीं। बीजेपी को मैंने वही कहा ना कि डील होती है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने गठबंधन बीजेपी के कार्यकर्ता कमजोर हो गए। ठीक है मैंने गठबंधन सुने थे पर डील कभी नहीं सुनी थी, पर पहली बात मुझे पता चला है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो डील होगी, जो सीटों को लेकर बंटवारा होता है उसे डील ही होगा और हम कमजोर हो जाएं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि दूसरे दलों से छोड़कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं और उनको हमने टिकट दिया है, तो हमारे पहले से जो बने हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो जाएंगे या हो गए हैं। तो ये नेताओं के मुंह पे कालस पोत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोडों पे आ गए आपके नेताओं के खिलाफ हो जाते हैं, वो आपके झंडे जला रहे हैं आपकी पार्टी के। ये तो 11 मार्च को पता चल जाएगा। ये तो 11 मार्च को पता चल जाएगा कि प्रदेश की जनता जो है किसके साथ है और किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है। ये 11 मार्च को पता चल जाएगा। पर समीर जी, आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, उससे पहले मैं एक बात यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगी कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, क्योंकि बार बार पैनलिस्ट जो है उसको लेकर आते हैं बीच में, बिल्कुल मैं 30 सेकंड लूंगी। तब भी हम कहते थे कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, प्रदेश में सपा पार्टी बैठी है, दोनों ने मिलकर दंगे कराए। और आज देख लीजिए आज जो 2017 में ये दोनों के दोनों मिल गए हैं एक साथ, इस प्रदेश की जनता के सामने है सब कुछ। ये बताइए, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को टिकट किसने दिया? पार्टी का परेशान थे और वहां पे सैफई में नाच गाना हो रहा था। दंगों के आरोपियों को टिकट किसने दिया? अनिला जी, आपने मुद्दा निकाल दिया तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए, तभी मैं ब्रेक लूंगा। आरोपियों को टिकट किसने दिया? मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, बाकी पैनलिस्ट को चुप कराइए और मैं जवाब देती हूँ। आरोपी आप कह सकते हैं, प्लीज आरोपी आप कह सकते हैं जब जो लीगल सिस्टम जो है, आप नहीं कहेंगे, जो कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया, उनके क्षेत्र की जनता ने उनको मान लिया, उनको चुनकर लेकर आई है। तो चाहे वो आप हो या कोई और हो, अगर वो ये कहता है आरोपी आरोपी आरोपी, इसीलिए संगीत सोम के खिलाफ, संगीत सोम के लोगों के खिलाफ आज पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा है, क्योंकि वो अपनी गाड़ियों पर ऐसी सीढ़ी चला रहे थे जो कि बेहद अपमानजनक थी, लोगों को डराने वाली थी, प्रदेश में भय का माहौल बनाने वाली सीढ़ी। मैं आपको बताऊं उसमें क्या क्या था अनिला जी। चाहे वो संगीत सोम जी हो, सुरेश राणा जी हो, चाहे संजीव बालियान जी हो, आप मुझे क्या बताएंगे? मैं आपको बता देती हूँ, राजनीतिक दल जो है साजिश करते हैं और नाम दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के छठे हुए गुंडे हैं जिनका आप नाम ले रही है, माफिया हैं। पार्टी की सरकार चल रही है, मिलजुल
गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहाँ पे नहीं, आपकी पार्टी है, सारे गुंडे आपकी पार्टी में। पूरा का पूरा प्रशासन। अनिला सिंह जी, ये सारे गुंडे आपकी पार्टी मतलब ये में। कोई क्राइटेरिया है कि दंगों के आरोपी को हम गुंडा नहीं कह सकते? ठीक है, तारिक सिद्दीकी साहब जवाब देना चाह रहे थे जी। तारिक सिद्दीकी साहब, भ्रष्टाचार का ठेका तो ले रखा है बीएसपी और कांग्रेस ने। मैं अनिला जी से, अनिला जी, अच्छा ठीक है जी, ये बीजेपी, तारिक साहब जल्दी से। अनिला जी, मैं 2-3 छोटी-छोटी चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि आज के तारीख में चुनाव में पूरा का प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के नाम पे है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टी के शरीफ लोगों को हम लोग बदनाम करने का कोई दूसरी साजिश रच रहा है। पर मसला आपके साथ ये है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी आपकी पार्टी करती है, आपके पास कोई एक ऐसा विकास का मॉडल ना सेंटर और स्टेट में नहीं है जिसको लेकर के आप पब्लिक के सामने आ सकें। और जहां तक मसला आपका था, आप इशारा कर रही थी दूसरों को, मैं आप अपने आप से पूछिए कि प्रधानमंत्री सबका विकास, अखिलेश यादव जी, प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की बात। अनिला जी, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, अब मेरे एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। में रहने वाले इश्तिहारों की आप हमारे एक दो सवाल का जवाब अनिला जी, ये तो ना कहिए प्रधानमंत्री को छोड़िए, उन्हीं के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रही है यूपी में। मेरे पास उन्हें छोड़ दिया तो क्या बचेगा? हमारी बात तो सुनिए, का चेहरा है ना, प्रधानमंत्री को भी छोड़ देना प्रधानमंत्री चाहिए। को छोड़िए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए अनिला जी। बात कर रही हूँ, आप किसके पास हमारे यहाँ तो एक ही तो मुख्यमंत्री चेहरा बात आपके में पास आएगा, है। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए आप काम नहीं, करता वहां है। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है ना, वहां पर तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है चुनाव। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तारिक साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या बिहार दोहराया जा सकता है यूपी में, और क्या ये जो गठबंधन हुआ है ये जीत का फॉर्मूला बन गया है? कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसा मानकर चल रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या महागठबंधन जीत का फॉर्मूला बन गया है? यह हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, जब ये समाजवादी पार्टी के दो धड़े आपस में लड़ रहे थे, मुलायम गुट अखिलेश गुट, तब लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि भाई दरअसल ये पूरा खेल बीजेपी का किया हुआ है। बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता के जरिए पार्टी में टूट कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तो नजदीक आप हो गए, तो अब उल्टा दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा था। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस का किसी भी एंगल से कोई रोल नहीं है। कांग्रेस ना उत्तर प्रदेश में कहीं शासन में है, ना विपक्ष में है, ना केंद्र में शासन में है। तो हमारा रोल किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। बीजेपी तमाम जो नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस गठबंधन के खिलाफ थे ना, और अखिलेश यादव चाहते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि भाई पिता पुत्र अलग हो जाएं, तभी ये गठबंधन संभव है। देखिए, मैं समझता हूं मुलायम जी की मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा हो मैं गठबंधन के खिलाफ हूं। गठबंधन अभी तक हुआ भी नहीं है। गठबंधन किस रूप में होगा, क्या प्रारूप होगा उसका, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। कौन खिलाफ था, कौन पक्ष में नहीं था? जब तक सिंबल, सर मैं समझता हूं कि जब तक सिंबल का ही नहीं डिसीजन था तो किससे गठबंधन होता? मैं समझता हूं उन तमाम मुद्दों को आज किसी तरह से भी दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आज असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने 3 साल से एक प्रचारक को प्रधानमंत्री बनाया और उस प्रचारक ने पूरे देश को गुमराह कर दिया, वो प्रचारक पूरे देश के अंदर जिस तरह से आर्थिक और मंदी लाने के लिए जिम्मेदार हो गया, जिस तरह से उसने पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को तोड़ दिया, गांधी जी को रिप्लेस करके खुद बैठ गए। मुझे तो डर लगता है कई बार भगत सिंह जी की नई जगह कहीं फंदे पर नहीं वो लटके हुए कहीं फोटो आने लग जाएं। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल है, 2 पार्टियां 3 पार्टियां जो भी मिल रही हैं, मिलकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल होते हैं तो ये राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये देश के लिए लक्ष्य है, ये आर्थिक लक्ष्य है, ये सामाजिक लक्ष्य है। देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोगों को तुरंत उखाड़ कर फेंक दिया जाए। बसपा के हमारे साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस वो नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो 204 या 206 सीटों पर थे, उसके बाद क्या हुआ? आपके 20 मंत्रियों के ऊपर केस लग गए, आपने सीएमओ को जेल के अंदर मरवा दिया, आप 80 पर आ गए,
आज आप पूरी तरह से फिर जातिवादी और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आप बताइए मायावती बहन जी के किसी स्पीच में कि मैंने ये विकास कार्य किए थे, उसके नाम पर अगर एक भी वोट मांगा गया हो, विकास के नाम पर हाथी खड़े कर दिए। जैसे भाजपा ने जिस तरह से तमाम विकास के नाम पर जुमले दिए, आपके पास तो जुमले भी नहीं है। तो अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि धर्म का आप जिक्र नहीं करेंगे और आपकी पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि मुसलमान जो हैं वो वोट दें, मुसलमानों को सबसे ज्यादा हमने टिकट दिया, खुलेआम कहा जा रहा है। देखिए मैं बता दूं, ये जाति को कब दूर करेंगे आप इलेक्शन से? जाति धर्म मैं बता दूं समीर साहब, जाति धर्म का अब उत्तर प्रदेश में या हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं। वो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उससे अगले दिन का बयान है और जरूरी नहीं कि आज जो बयान आया वो कल तक सब तक पहुंच जाएगा। पिछले दिन का तो नहीं है। उसके बाद जो है ना कोई ऐसा बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया। पार्टी ने जो है ना सभी समुदाय के लोगों को टिकट बांटे और हम जो प्रदेश में हमने विकास किया है, ये विकास की बात कर रहे हैं, उसी के बलबूते जो हमारे टाइम में लॉ एंड ऑर्डर था उसी के बलबूते हम उत्तर प्रदेश में वापस आएंगे। मैं एक आलोक साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये कांग्रेस की बात करते थे कल तक कि समाजवादी पार्टी में हमारा जाने का मतलब ही नहीं, आप और मैं मौजूद होते थे यहाँ, बिल्कुल के मतलब ही नहीं। अभी तो इनके घर में सिर्फ उठ रहे हैं, इनके घर में आग लगी हुई, हम इनके साथ क्या जाएं? मैं आपको बता दूं इनकी 4-5 सीटें। बहुत सारे प्रवक्ताओं ने तो ये दावा कर दिया था कि अगर गठबंधन हो गया तो मैं प्रवक्ता पद से रिजाइन कर दूंगा। मेरे सामने ये बात हुई है। मैं आपको बता दूं इनके पास 2-3 सीटें ऐसी हैं मुस्लिम बहुल इलाके में जो ये गठबंधन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने की बात है, क्योंकि वहां से ये मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। हमारे ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट वहां से उतरे हुए हैं, तो ये आपस में वोट जो है ना डाइवर्ट होगा और ये जो ना चाहते हैं उसका फायदा बीजेपी को पहुंचे। समीर साहब एक मिनट, अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई। मैं एक बात और अनिला सिंह जी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई बोल रहे थे, बल्कि आलोक जी को बता दूं, देवबंद एक ऐसी सीट है वहां से जो है ना इनका विधायक है, मैं इन्हें गारंटी देता हूं, हमने उनके सामने माजिद भाई को उतारा है देवबंद सीट पे। 11 बजे 11 मार्च को वो सीट इन्हें जीत के दिखा देंगे जो इनके हाथ में है। मैं अनिला सिंह जी को एक बात बोलना चाहता हूं। समीर भाई एक सेकंड की बात है सिर्फ। मैं ये कहना चाहता हूं अनिला जी को कि अभी तो इन्होंने गांधी जी को हटाया पोस्टर से, गांधी जी का चरखा नहीं हटाया क्योंकि वो उसे काटते थे, वो उनका जो है ना दिखाता है कि वो क्या करते थे। अगर मोदी जी केतली के साथ खड़े होते चाय की तो ज्यादा अच्छा लगता वो। ठीक है, हो गई आपकी बात। तारिक सिद्दीकी साहब, तारिक साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मुसलमानों का बार बार जिक्र हो रहा है और कहा भी जाता है कि भाई यूपी में 130 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान जो है वो जीत और हार प्रभावित करता है, लेकिन आपके पार्टी के संस्थापक और सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव वो तो अपने बेटे को ही एंटी मुस्लिम कह चुके हैं। तो ये मुद्दा क्या आपके लिए इस वक्त एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्या? कैसे आप साबित करेंगे कि जो उन्होंने कहा था वो गलत कहा था? देखिए, मैं मुनव्वर हसन साहब से एक दो बात कहना चाहता हूं कि 2000 अरे मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप सत्ता से बाहर चले गए और 2012 से 17 में मैं जवाब पे आ रहा हूं। 2012 से 17 में आप जा रहे हैं जनाब। विकास बहन जी ने और उनकी पार्टी ने कर दिया, जिसकी वजह से आज ये विकास पे चुनाव पे जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर, देखिए इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस ही इनको 2012 में ले डूबा था और 2017 में भी इनको ले डूबेगा, उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आज बहस में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ठीक है। टिल्टेड जी, एक प्रेम, एक बीजेपी की तरफ एक हमको झुकाव दिखलाई दे रहा है। क्या ये पोस्ट इलेक्शन की कोई तैयारी हो रही है कि अगर सीटें कम आई तो बीजेपी के साथ मिलकर के ये सरकार बनाना चाहेंगे? क्योंकि आज वो कई तरफ खुश करने की कोशिश उन्होंने अनिला सिंह जी को किया है। हमारी सीट कम नहीं आ रही, हमारी तो बहुत ज्यादा है। अनिला जी, क्या ये भी मुमकिन हो सकता है क्या जिसका इशारा कर रहे हैं तारिक साहब? दूसरी बात मैं अनिला जी से, अरे भाई समीर भाई मुझे देखिए, एक मुझे बड़ा एक चीज का बहुत ताज्जुब भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है समीर जी। इस पैनल पे मैं इकलौती महिला बैठी हूं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और जो चुनाव में उतर रहे हैं उन सब के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं। दुख मुझे इस बात का है कि किसी भी प्रवक्ता ने अपनी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा कि हम जो हैं महिलाओं के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में महिला अपराधीकरण चरम सीमा पे पहुंच गया। बलात्कार
किस कदर यहाँ लेकिन पर हमारी हो रहे हैं, सरकार में ऐसा नहीं लड़कियां, होता, ये बच्चियां प्रदेश जो की है घर जनता से जानती है। खींची जा रही लॉ हैं, एंड ऑर्डर हम छोटे कैसा बच्चे मेंटेन अकेले करते हैं नहीं बेंजी के जा टाइम में, सकते। ये प्रदेश की जनता को तो बताने की जरूरत नहीं, नहीं है। मैं ये बीजेपी को सफाई देनी है। मनोहर बहन को अपनी बात पूरी करें जी। कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं, अरे बोलने दीजिए, अब भी आप मेरी आवाज का दमन करना चाह रहे हैं। अनिला जी, तो आप इन मुद्दों को उठाइए ना। हो गए हैं और मैं इकलौती महिला बैठी हुई हूँ और मेरी आवाज, ठीक है, मेरी आवाज संगीत फोन तो कुछ और ही मुद्दा उठा रहे हैं ना वहाँ मेरठ में। कहना चाहती हूँ, हम तो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे उठें, विकास की बात हो। कम से कम महिलाओं के विषय में भी तो सोचो, महिलाओं के विषय में भी तो सोचो। नहीं, दंगे ये भी समाजवादी पार्टी की साजिश है, आप मुझसे लिखा के रख लीजिए, मैं आपके चैनल पे भी कह रही हूँ। सरकार ने उत्तर प्रदेश में साजिश, सोचा है और अब तो कांग्रेस के साथ हाथ और मिला रहे हैं। कांग्रेस जो है ये तो मास्टर है साजिश करने में। सुनेंगी? अरे भाई, आपने अपनी बात रख दी, अब आप नहीं, मेरी आप बात मेरी रखो। आवाज जावेद, को इस समन पूरी स्थिति करेंगे, को आप जब मैं कैसे बोल रही देखते हूँ, हैं? मेरी बात जब करेंगे, आपकी तरीके बारी से आएगी नहीं, जी, जो वुमेन पावर मेरी लाइन बारी- बनाई गई, ठीक है, मेरी रिफत बारी जावेद, इस आएगी। पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ बीजेपी की तरफ से बात होती है सबका साथ सबका विकास की, कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दे दिया जाता है और वो क्या कर रहे हैं ये भी हम सब देख रहे हैं। उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। इस स्थिति को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जहाँ तक कम्युनल पॉलिटिक्स का सवाल है तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें मुजफ्फरनगर और देवबंद इन सब जगहों पे हुआ था, तो बीजेपी ने आरएसएस के हार्ड कोर हिंदुत्व के जो प्रोपोनेंट हैं उनको बुला करके वहां पे सीट दिया था, उनको जिताया था। तो ये बात तो अलग है, लेकिन एक जो अहम चीज़ हम भूल रहे हैं जिसका खमियाजा मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, वो है डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट। सिर्फ 3 हफ्ता पहले, 3 या 3.5 हफ्ता पहले, मैं बहुत ही कंफर्म सोर्स के साथ, ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मुझे पता है 28 एमपीज 71 में से 28 एमपीज बीजेपी के अमित शाह से मिले थे और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि कुछ कीजिए वरना हम हमारे पास वोटर्स को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बहुत ये ऐसा नहीं कि उड़ती बात कह रहा हूं, ये हुआ है। इतना डर है लोगों में। इनको अनिला जी बताएंगी आपको, और आपने लखनऊ की रैली में इनको कितने पापड़ बेलने पड़े, कहां से लोगों को ला करके सक्सेसफुल करना पड़ा, क्योंकि परसेप्शन बहुत मैटर करता है। वरना ग्राउंड रियलिटी जो है, जो इनका जो एक बड़ा कंस्टिट्यूएंसी इनकी थी, जो बनिया की, जो बिजनेसमैन की जो कम्युनिटी थी, आप उनसे जाकर के पूछे। मैं अभी मुरादाबाद और अलीगढ़ होकर के आया हूं, वहां लोगों से आप पूछिए, अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री में ताला लग गया है, मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री बैठ गई है, यही हाल रामपुर का भी है, यही हाल वाराणसी की खबरें हम देख रहे हैं। तो ये जो है उस गुस्से को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज इनके एक पॉलिसी की वजह से आपके अपने पैसे पे आपका कोई हक नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ठीक है आलोक जी, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने आज से ही शुरू कर दिया एक बार फिर नोटबंदी के खिलाफ हल्ला बोल। नहीं, देखिए, मैं आरबीआई का जो घेराव करने की बात थी, ये निर्णय तो बहुत पहले लिया जा चुका था। 11 तारीख को जब हमारा तालकटोरा स्टेडियम में आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन भी अनाउंस हुआ था और उससे पहले इसकी रूपरेखा बन गई थी। लेकिन मैं पत्रकार महोदय की बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि पिछले 70 दिन के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो लोग अपना वोट डालकर पूरी तरह से इजहार करेंगे। हो सकता है कुछ बिकाऊ चैनलों ने, मीडिया के पत्रकारों ने इस तरह की स्टेटमेंट बीजेपी के पक्ष में दी हो कि कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देश को रोटी खाने के चले चाहिए, मोदी के नारे नहीं चाहिए। मोदी के नारे तो बंद हो गए अब। ठीक है विजेंद्र यादव जी, नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा क्या? और गठबंधन जब हो रहा है तो पूरा गठबंधन क्या इसको एक मुद्दा बनाने वाला है क्या? नोट मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेके आज बीजेपी को ये ले डूबेगा। हाँ। बीजेपी पार्टी ने नोट मुद्दा से क्या बना दिया है कि पब्लिक को कैशलेस बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। अरे कैशलेस तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही बना दिया। क्या कैशलेस करने से कोई पब्लिक का समाधान होगा? कैशलेस करने से पब्लिक में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी कैशलेस कर रहे हैं, क्या इनकी कमाई का भी कोई स्रोत बनाया? इन्होंने कहा था कि 1 साल में 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए हैं मोदी जी ने। तो पब्लिक तो ऑलरेडी ऐसी कैशलेस होगी, जब पैसा ही नहीं होगा तो कैशलेस कहां से करेगी पब्लिक? ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि कमाई का धंधा कोई छोड़ा नहीं है। लोगों को इतनी परेशानियां हो गई हैं, आज किसान इतना परेशान है, 1 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, 1 रुपया किलो आलू बिक रहा है। किसान अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, कैसे करेगा, कैसे शादियां करेगा? ठीक है, ये स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि 1 रुपए में उसके अपना जो। अनिला जी, आप मानती हैं ये एक बड़ा इशू रहेगा? इसी वजह से बीजेपी के किसी भी पोस्टर होर्डिंग्स पर नोटबंदी का जिक्र कहीं नहीं है यूपी में। हमने इतने सारे होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए देखे,
लेकिन नोटबंदी का जिक्र कहीं नहीं, यानी आपके हिसाब से नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है इस वजह से क्योंकि जनता नाराज है उसको लेकर। नहीं, देखिए, नोटबंदी बिल्कुल भी कोई मुद्दा नहीं है। नोटबंदी एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसके जो कि बेहद आवश्यक था जिस आज की तारीख में, और मुझे दोबारा यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो काला धन था, चाहे वो आतंकवाद था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से एक कदम उठाना एक मजबूरी भी थी और एक हिम्मत चाहिए इस प्रकार का कदम उठाने के लिए। दूसरी बात यह है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस अंग्रेजी में कहा जाता है। अभी मुंबई, चंडीगढ़ और फरीदाबाद के जो रिजल्ट, मुझे बोलने दीजिए, मुंबई, चंडीगढ़ और फरीदाबाद के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि इस देश की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो हमारे साथ खड़ी हुई है। और आलोक जी मत परेशान होइए, 11 मार्च को पता चल देखिए, जाएगा। जब नोटबंदी का जिक्र होता है तब यही कहा जाता है कि इससे पहले जितने नगर पालिकाओं के चुनाव हुए उसमें बीजेपी की जीत हुई, तो यही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। विधानसभा चुनाव में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि जनता जो है वो बीजेपी के साथ है। मानते हैं आप इसको? समीर भाई, निकाय के चुनाव को आप असेंबली के चुनाव से और असेंबली के चुनाव को पार्लियामेंट के चुनाव से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ये अलग अलग अंदाज का चुनाव है। और जितनी तकलीफ, 2-3 बातें अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं अनीला जी से पूछना चाहता हूं। एक बात जल्दी से वक्त खत्म, मुझे लगता है इल्जाम के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। बहुत जल्दी आज पता नहीं क्या बात है, आप मुझे वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल, सबका विकास सबका साथ का मुद्दा अनिला जी आपका है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 20% मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश में, तो क्या 40 सीटें आप मुसलमानों को लड़ाएंगी? क्यों नहीं आप उनको अपने साथ जोड़ लेती हैं? आप अपने साथ लेकर के आइए, 80 सीटों पर टिकट दीजिए और फिर देखिए कि लोग आपको कैसा साथ दे रहे हैं। तो आपको मौका मिला है, आपको करना चाहिए। आपकी इस पार्टी को बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपके पास बहुत बड़ा मौका है। और दूसरी बात जो आज का मौजू है, और मैं उस पर जवाब चाहूंगा, दूसरी बात जो आज का मौजू है गठबंधन का, तो गठबंधन अगर कमजोरी की निशानी है तो पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा को और इवन उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल साहिबा की और एक राजभर की पार्टी से आपका गठबंधन है। आप पार्टियों से नहीं कर पा रही तो पार्टी रूपी नेता तोड़ करके ला रही हैं। आपने कार्यकर्ता का जिक्र किया था, रीता बहुगुणा जोशी कार्यकर्ता नहीं है, प्रदेश की अध्यक्ष थी। नरेंद्र तिवारी जी कार्यकर्ता नहीं है, मुख्यमंत्री कई दफा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी के सेकंड इन कमांड रहे हैं अपनी पुरानी पार्टी के। तो आपने इस तरीके से गठबंधन अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करी है। मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे बार बार लगता है कि आप इसलिए नहीं देना चाह रही हैं कि जो आप उसमें कास्ट की पॉलिटिक्स बिठालना चाह रही हैं, आपको डर है कि अगर कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया सब तितर बितर हो जाएगा। और उसकी एक मिसाल जीती जागती हमको उत्तरांचल में मिल गई, किस तरीके से ठीक है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस तरीके से जूतम बाजार चल रहा है। आखिरी बात, ठीक है, आपके पास आखिरी में एक कमेंट आपसे चाहूंगा। अखिलेश यादव इस पूरे विवाद को झेलने के बाद और अब इस महागठबंधन में जो उनकी भूमिका नजर आ रही है, एक बड़े नेता के तौर पर इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, 2 हफ्ता पहले जो जनरल परसेप्शन था, मैं कहीं टॉक दे रहा था और मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ आ भी जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा। हाँ। लेकिन आज के दिन में जो जिस तरह से उनकी छवि उभरी है, मैं भी ये मानता हूं कि एक बहुत कदावर शख्सियत के तौर पर उभरी है। अब वहां पर आप देखें, अगर राहुल गांधी आ जाते हैं प्लस प्रियंका गांधी और डिम्पल भी अगर मैदान में उतरती हैं तो चुनाव का रंग कुछ भी हो सकता है। ये अगला 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे, जब पीक पे आएगा और जब ये 2 स्टेट्स में इलेक्शन हो जाएगा और सरगर्मियां यूपी की तेज हो जाएंगी, तब आप देखेंगे कि असल वो उस वक्त होगा कि माहौल किस तरफ है ये। चलिए ठीक है, लेकिन ये बहुत कदावर शख्सियत के तौर पे उभरे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तारिक सिद्दीकी साहब, मनव्वर हसन साहब, आलोक शर्मा जी, यादव जी और अनिला जी, आप सबने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महागठबंधन से जो विरोधी पार्टियां हैं वो थोड़ी सी डरी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की जीत हुई उसी तरह से यूपी में भी महागठबंधन की जीत तय है। लेकिन बीएसपी और बीजेपी अकेले जो अपने बूते चुनाव लड़ रही हैं उनकी भी दावेदारी जाहिर तौर पर कम बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है यूपी का चुनाव, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।